हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, आज से हम लोग सामान्य हिंदी की क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूथ कंपटीशन की बुक से। और इसमें हम लोग लगभग अभी जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं या जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के PYQs क्वेश्चन कवर करेंगे और व्याख्या सहित दोस्तों कवर करेंगे, ताकि एक क्वेश्चन से हमारे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएं दोस्तों। और इसमें हम लोग कौन कौन से पेपर्स कवर करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। और इसमें टॉपिक वाइज दोस्तों हम लोग PYQs कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग यूपी सब इंस्पेक्टर यानी UPSI के जितने भी PYQs हैं कवर करेंगे। यूपी सिपाही की भी वैकेंसी आने वाली है, SI की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इनके भी हम लोग इसमें PYQ कवर करेंगे। UP SSS के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जिसमें भी हिंदी आई है वो सारे पेपर्स कवर करेंगे। सहायक अध्यापक की वैकेंसीज आ चुकी हैं या आने भी वाली हैं। उसके बाद यूपी टेट CTET जिनके एग्ज़ाम 7 जनवरी में आने वाले हैं दोस्तों, तो उनके भी PYQs कवर करेंगे। और PCS सेट में भी हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, तो वो वाले भी इसमें कवर करेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, RO ARO के भी एग्ज़ाम्स 11 फरवरी से स्टार्ट हैं और RO ARO के भी PYQ इसमें कवर कर रहे हैं हम लोग। लोअर सबॉर्डिनेट और डॉयट प्रवक्ता GIC आश्रम पद्धति और TGT PGT और BEd रेलवे हाईकोर्ट अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु इसमें अभी तक जितने भी ये सारे एग्जाम्स दिए गए इन सब के हिंदी के जितने भी PYQs हैं वो हम लोग कवर करेंगे। वो भी दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप लोग लगभग 5965 प्रश्न पूछे गए हैं और ये हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे दोस्तों। हम लोग चलिए इसकी विषय सूची देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग विश्लेषण चार्ट देखेंगे, उसके बाद किस हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछे गए, उसके बाद से एक एक टॉपिक में जितने भी अभी तक मैंने आपको एग्जाम्स बताए उन सभी एग्जाम्स में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और व्याख्या सहित मैं क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम, उसके बाद विराम चिन्ह, फिर वर्तनी शुद्ध, फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, कालवाच्य, कारक एवं पर्शज्ञ। उसके बाद शब्द सौष्ठव, शब्द भंडार, उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, समास, वाक्य रचना, रस, छंद, अलंकार, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्रलेखन, अपठित गद्यांश एवं पद्यांश, प्रश्नोत्तर, हिंदी भाषा व साहित्य, रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं, उसके बाद अनुवाद एवं विविध। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों के जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, तो आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो और हिंदी आप लोगों को पढ़नी, तो आप लोग इस चैनल से और इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं दोस्तों। देख लीजिए हम लोग इन क्लासेस के दोस्तों PYQs अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों की लगभग कितनी हिंदी इसमें दोस्तों तैयार होने वाली है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। यूपी टेट के, उसके बाद CTET के भी एग्जाम्स आने वाले हैं। ये CTET वालों के लिए भी बहुत यूज़फुल क्लास है दोस्तों। उसके बाद यूपी टेट और ये छत्तीसगढ़ का टेट, फिर BTET, RTET, HTET यानी हरियाणा शिक्षक पात्रता, उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय भर्ती परीक्षा के भी जितने क्वेश्चन हैं इसमें कवर कराए गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये RO ARO के भी जितने क्वेश्चन हैं वो सब कवर कराए गए हैं। और दोस्तों ये इसका सामान्य हिंदी ये विश्लेषण चार्ट है। चलिए अब हम लोग अपने पहले चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। पहला चैप्टर कौन सा है? ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। दोस्तों इस चैप्टर से अभी तक जितने भी PYQs उन सारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे PYQs इस चैप्टर के हम लोग एक एक चैप्टर वाइज कवर करते चलेंगे, ताकि आपको एनालाइज करने में भी बहुत आसानी रहे। जैसे कि किस टॉपिक से आपके कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मुझे लगता है अगर इतनी सारी परीक्षाओं को हम एक ही बुक में कवर कर रहे हैं तो आपके औसतन सारे क्वेश्चन उस टॉपिक के कवर हो जाएंगे व्याख्या सहित, अगर आप पढ़ रहे हो तो दोस्तों अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम ऐसा लगा जिसमें हिंदी पूछी जा रही है तो वो आप लोग बेफिक्र होकर इन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। इसमें आप लोगों को सारी हिंदी अच्छे से मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो इसका B ऑप्शन सही होगा, वर्ण।
शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि कहलाती है। और हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 और मूल व्यंजनों की संख्या दोस्तों 33 और 2 अयोगवाह अंग आहा, 2 द्विगुण ड़ या ढ़ तथा 4 संयुक्त वर्ण छा, त्रा, ज्ञा तथा श्रा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाषा की मूल इकाई। तो दोस्तों मूल इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। मूल इकाई मतलब जिससे हमारे जो वर्ड या वाक्य की स्टार्टिंग होती है, जो सबसे पहली इकाई होती है उसे मूल इकाई बोलते हैं दोस्तों। तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है और भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है और पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से भी छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। यानी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि या वर्ण है। जैसे कि राम शब्द में 2 अक्षर हैं, रा और मा, एवं 4 वर्ड हैं। वर्ड मतलब रा और जो बड़े आ की मात्रा है उसको भी हम लोग वर्ड ही मानेंगे। और इसी तरह से माँ, और माँ में भी एक छोटा आ रहा है, अगर माँ को आधा माँ मानेंगे। तो ध्यातव्य है कि शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग नीचे ये भी देखते चलिएगा कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और कौन से सन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इसका ये ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा वर्णमाला। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके उच्चारित स्वरूप को ध्वनि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह, बी है वर्ण समूह, सी है शब्द गणना को, डी है व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो दोस्तों डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा व्यवस्थित वर्ण समूह को। तो दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपी बीएड एग्जाम 2007 में पूछा गया है। व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड हैं, जिसमें स्वरों की संख्या 11 है और मूल व्यंजनों की संख्या 13 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 52 कुल वर्ण लिपियां पूछी गई दोस्तों। और अगर इसमें स्वर और व्यंजन अलग से पूछा जाएगा तो वो हम लोग अलग से बताएंगे। स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन टोटल पूछी जाएंगे तो टोटल दोस्तों 52 है। और इसमें अगर वर्ग में बांटा गया है दोस्तों, जैसे कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब व्यंजन है। स्वर हमारे कितने हैं? आ ई उ, उसके बाद ऋषि ऋषि, फिर ए ओ औ, ये 11 स्वर हैं दोस्तों। और व्यंजन है ये का से पूरा, और इनको अलग अलग इकाइयों में वर्ग में बांटा गया दोस्तों। जैसे कि का वर्ग में है का, खा, गा, घा, अंगा, ये 5 व्यंजन हो गए। ऐसे ही चा वर्ग, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा, फिर अंतास्त, फिर उष्म। और ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, जैसे कि अंतास्त में फिर ऑप्शन में एक वर्ड कम कर देते हैं या पूछते हैं कौन सा वर्ड है। तो या, रा, ला, वा, ये चारों अच्छे से याद करने हैं। और उष्म वर्ड पूछे जाते हैं, तो ये शा, सा, शा, हा। और ऐसे ही दोस्तों संयुक्त व्यंजन। दोस्तों संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिनमें 2 वर्ण मिलके एक मतलब व्यंजन बनाया जाता है। तो उससे जैसे कि शा, त्रा, ज्ञा और श्रा। और अयोगवाह अंक और आहा, ये 2 हमारे अयोगवाह हैं। और द्विगुण व्यंजन है ड़ा, ढा। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 52 हो गई। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहली स्वर, दूसरी व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं तथा स्वरों की सहायता से उच्चरित होने वाले वर्ण व्यंजन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। जस्ट हम लोगों ने ऊपर यही पढ़ा है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। और जिनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है।
अगला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें स्वर कहते हैं। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और ये यूपीएसआई के 22 दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं और भाषा के शुद्ध और स्थायी रूप को निश्चित करने के लिए आवश्यक नियमबद्ध योजना को व्याकरण कहते हैं तथा भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो दोस्तों स्वरों की संख्या टोटल 11 है। ये हम लोग अभी तक कई क्वेश्चंस में रिवीजन इसका हो चुका हमारा कि कितने स्वर हैं, टोटल 11 हैं। और व्यंजन दोस्तों कितने हैं? 33 हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? दोस्तों तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं कि कौन से स्वर नहीं है। तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आ ई उ और री, उसके बाद ए ओ ये 11 स्वर हैं। उसके बाद इसके अदर जो भी हैं वो स्वर नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में या स्वर नहीं है और यह व्यंजन वर्ण है जो चा वर्ग का पंचमाक्षर है। अगला क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? दोस्तों तो अगर आप लोगों ने 11 स्वर दोस्तों 11 स्वरों को अच्छे से आपने पढ़ लिया है तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन से स्वर नहीं है और उसमें कोई भी वर्ड डाल दिया जाता है चौथा। तो अगर आपने 11 अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आ ई उ ये दीर्घ स्वर हैं दोस्तों और ओ नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चरित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है जिनका वर्गीकरण निम्न है। पहले हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जैसे आ ई उ रे, ये किसी के भी मतलब ये स्वतंत्र रूप से होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। और दूसरा दोस्तों दीर्घ स्वर, जो समान मूल स्वरों के योग से निर्मित स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ प्लस आ बड़ा आ, और ई प्लस ई बड़ी ई, उ प्लस उ बड़ा उ, तो ये मूल दीर्घ स्वर कहे जाते हैं। और अगला कौन सा है? संयुक्त स्वर। जब दो असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है। जैसे कि ए का कैसे? आ प्लस ई, और बड़े एक के आ प्लस ए, ओ का आ प्लस उ, और औ का आ प्लस ओ, ये संयुक्त स्वर हैं। दो असमान स्वर जब परस्पर मिलते हैं तो दोस्तों वो हो जाता है संयुक्त स्वर। और दीर्घ स्वर में जब दो समान मूल स्वरों का योग दीर्घ स्वर हो जाता है दोस्तों। तो इसमें आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों कि कौन से संयुक्त स्वर हैं, कौन से दीर्घ स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है। तो ऊपर आप लोगों ने जस्ट अभी डिफिनेशन देखी है अच्छे से, तो इसमें आप लोग स्वयं भी दोस्तों खोज सकते हैं कि कौन से दीर्घ स्वर है। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? दोस्तों तो संयुक्त स्वर जो असमान दो स्वर मिलकर संयुक्त स्वर बनाते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ओ औ। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों मात्रा के आधार पर इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 होते हैं, क्योंकि उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है और इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है। हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और विशेष दोस्तों, समग्रतः मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। पहला है ह्रस्व, दूसरा है दीर्घ, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग संस्कृत में ज़्यादातर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? तो दोस्तों ये अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़ के आए हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तीनों क्या है? स्वर हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तीनों ही अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। अगला क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। 3। जिह्वा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं दोस्तों। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं, जैसे ई, ए। और दूसरा है मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं, जैसे आ। और दोस्तों तीसरा है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग उत्थापित होता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्धविवृत स्वर है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बड़ा ए। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। विवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। और अर्धविवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, ए, औ। और अर्धसंवृत क्या होता है दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए, ओ। और संवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अतः दिए गए विकल्पों में से ए अर्धविवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निरनुनासिक स्वर, इनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? निरनुनासिक स्वर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरनुनासिक स्वर हैं, और अनुनासिक स्वरों जैसे अंगा, ञ, ड़ा, ना, मा के उच्चारण में वायु या ध्वनि मुख से के साथ साथ नाक से भी निकलती है। और वृत्ताकार स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे उ, ओ, औ। संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, उ। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटा उ तथा बड़ा उ पश्च संवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है, जैसे आ, उ, ओ, औ। और संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। होठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ई, ए। और दूसरा है वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहे जाते हैं, जैसे उ, ओ, औ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कंठ शब्द कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। छोटा आ, ये कंठ्य वर्ण है, और ई तालव्य वर्ण है, तथा उ ओष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है दोस्तों? तो अगर बोलने में दोस्तों आपके जो ओठों का उपयोग है वो नहीं हो रहा है तो वे ओट्स वर्ण नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आ वर्ण ओष्ठ नहीं है और यह कंठ ध्वनि है। उ तथा पा वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, ई। चलिए उच्चारण स्थान और स्वर देख लेते हैं दोस्तों। कंठ उच्चारण स्थान किसका है? आ का। तालु है ई, मूर्धा री, और ओष्ठ उ। कंठ तालु ए,
और कंठ ओष्ठ ओ औ। अगला क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा ए। कंठ तालव्य वर्ण ए है और उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, रा और सा का उच्चारण स्थान मूर्धा तथा आ का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ए के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ और तालु की। अगला क्वेश्चन दोस्तों ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कंठोष्ठ। अगला क्वेश्चन है इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ और ओष्ठ। ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण किससे होता है, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी होगा तालव्य से। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों ई पुल्लिंग नहीं होता है और इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है जैसे स्त्री, नदी, बालिका आदि। और किस शब्द में री स्वर नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दृष्टि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा वृष्टि। बाकी के वर्डों में दोस्तों जो री का ऋषि है उसका उपयोग नहीं हुआ जैसे क्रिया, वर्षा और रिपु। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा संभालना। निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है। अनुनासिक स्वरों की विशेषता है इनके उच्चारण में वायु नाक से कम, मुख से अधिक निकलती है और हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई जाती है और चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया जाता है जैसे का प्लस आ का और खा प्लस आ खा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 33 व्यंजन और 11 स्वर हैं दोस्तों। और टोटल दोस्तों इसमें 4 संयुक्त व्यंजन हैं जैसे छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों का और खा, ये दोस्तों कंठ ध्वनियाँ हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है, इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा जैसे ला दंत्य वर्ण है और शेष पा, मा, उ ओष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कंठ। घा का उच्चारण स्थान कंठ है और आ का वर्ग, हा एवं विसर्ग कंठ ध्वनियाँ हैं। हिंदी की श ध्वनि है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा तालव्य। हिंदी की का जो सा वर्ड है, शा से सलजम वाला वर्ड, वो तालव्य ध्वनि है और अन्य तालव्य वर्ण जैसे ई चा छा जा झा इया और या है तालव्य व्यंजन है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तालव्य व्यंजन वो होते हैं जब आप उस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो आपकी जीभ तालू से लगती है, तो उसको तालव्य व्यंजन बोलते हैं जैसे कि चा, छा, जा और झा। अगला क्वेश्चन है चा और छा वर्ण का उच्चारण कौन सा है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा तालु। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों तालु है। और अगला क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों तालु। या वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है और निम्न में तालव्य ध्वनि है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा शा। सा से सलजम वाला ये तालव्य ध्वनि और हा मूर्धन्य ध्वनि है और पा ओष्ठ ध्वनि तथा का कंठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा चा, छा, जा, झा, ये तालव्य ध्वनियाँ हैं और ता, था, दा, धा ये दंत ध्वनि है दोस्तों। और टा, ठा, डा और ढा मूर्धन्य ध्वनि तथा पा, फा, बा, भा ओष्ठ ध्वनियाँ हैं दोस्तों। ये ध्वनियाँ अच्छे से समझ लेनी है, आपको याद कर लेनी है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे बन जाते हैं इस चैप्टर से। और सा से सलजम वाला जो सा होता है उसे उसका उच्चारण स्थान दोस्तों कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम्स में ये बार बार पूछा गया, तो ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों। जैसे कि इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा तालु। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं,
तो दोस्तों चा वर्ग की जो ध्वनियाँ होती हैं जैसे कि चा, छा, जा, झा, इया, ये ध्वनियाँ तालव्य के अंतर्गत आती हैं और कंठ में का वर्ग तथा दंत में ता वर्ग ध्वनियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन है ढा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुनना में। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टा वर्ग और चौथा वर्ग इसमें चौथा है और टा वर्ग है और चौथा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य है नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टा। टा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। टा वर्ग के वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है और शेष ता वर्ग के व्यंजन दंत्य हैं। निम्नलिखित में से दंत्य ध्वनि है, तो जैसे हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ी है ऊपर, ता वर्ग के व्यंजन दंत्य होते हैं, तो इसमें ता दिया गया है, तो दोस्तों ता दंत्य ध्वनि है और बाकी के का है जो वो कंठ ध्वनि है, छा तालव्य ध्वनि है और पा ओष्ठ ध्वनि है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ता। और ता वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं वो दंतव्य हैं और या वर्ण और चा वर्ग के सभी वर्ण तालव्य एवं ओष्ठ ध्वनि है। निम्न में से दंत्य ध्वनि है, तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों का उनके उच्चारण स्थानों के साथ संपूर्ण विवरण निम्नलिखित है। इनका उच्चारण स्थान और व्यंजन, जैसे कंठ के जो उच्चारण व्यंजन है वो कौन से हैं, का, खा, गा, घा, इया, हा और विसर्ग। और तालु चा, छा, जा, झा, इया, या, सा। मूर्धा टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, रा, शा। दंत ता, था, दा, धा, ना, ला, शा। ओष्ठ है पा, फा, बा, भा, मा और दंत ओष्ठ है वा। अतः ला दंत ध्वनि है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ये पढ़ा है हमारा, ये कौन से व्यंजन होते हैं, ओष्ठ व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी की बा ध्वनि है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओष्ठ ध्वनि। वा का उच्चारण स्थान है सी दंतोष्ठ। और निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंतोष्ठ है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है दोस्तों, तो इसका सी सही हो जाएगा, धा। बाकी ठा और ढा, ड़ा ये टा वर्ग में है दोस्तों। बाकी आप लोग ये हम लोग अभी बार बार पढ़ चुके हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या दोस्तों। या वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतःस्थ व्यंजन है और से सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियां हैं। अगला क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग से हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, का, चा, पा और दा। अगला क्वेश्चन है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, दोस्तों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वा अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, या अंतःस्थ व्यंजन है, इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वा व्यंजन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, या, रा, ला और वा। और उसमें व्यंजन है सा, शा, सा और हा। महाप्राण है प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन। और आघोष किसे कहते हैं, वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन तथा शा, शा, शा। अगला क्वेश्चन है या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन है, जस्ट हम लोगों ने दोस्तों ऊपर पढ़ा है, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, या, रा, ला, वा। बाकी स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, चा, छा, जा, झा। और उसमें व्यंजन है सा, शा, शा, हा। संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, छा, त्रा, ज्ञा और श्रा। उसमें व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हा। और जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान से घर्षण करते हुए निकले और ऊष्मा उत्पन्न करे उसे उसमें व्यंजन कहते हैं, जैसे शा, 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 हा। अगला क्वेश्चन है कौन उसमें व्यंजन नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, गा।
उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन सिर्फ 4 हैं दोस्तों, जस्ट अभी हमने पढ़ा है सा, शा, शा, हा। अगला क्वेश्चन है अंतास्त और उष्म वर्ण कितने हैं? दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतास्त और उष्म वर्णों की कुल संख्या 8 है। हिंदी वर्णमाला में कुछ 52 ध्वनियाँ हैं और इसमें 4 अंतास्त व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन है। या अलावा अंतास्त व्यंजन और शा, 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 हा उष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगला क्वेश्चन है 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों 2 व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो छा है वो का और शा से मिलकर बनता है, त्रा ता और रा से मिलकर बनता है, ज्ञा जा और इया से मिलकर बनता है, और श्रा शा और रा से मिलकर बनता है। दोस्तों इसमें से कौन से संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों पूछा गया है, तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फा संयुक्त व्यंजन नहीं है। और निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञा। अगला क्वेश्चन है छा वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा, आधा का प्लस शा से षटकोट वाला दोस्तों तो ये इसके योग से बनता है। छा ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो डी संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत। ज्ञा वर्ण दोस्तों तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, आधा जा। दोस्तों नीचे हलंत लगी होती है तो वो वर्ण अपने आप में आधा हो जाता है, तो इसे जा प्लस या के वर्णों से के संयोग से बनता है ज्ञा। और हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वाह हैं? तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, 2 अंग और आहा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इया। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का निर्गमन केवल नासिका विवर से होता है वे नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्गों के पंचम वर्ण नासिक्य व्यंजन है, डा, या, डा, ना, मा। अतः दिए गए वर्णों में से या नासिक्य व्यंजन है और शा उसमें व्यंजन तथा गा और जा स्पर्श व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का ना तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है और न स्वरों के समान निर्बाध प्रवाह तथा वायु का निर्गमन ग्रहण के साथ होता है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे शा, शा, शा और हा, और इन्हें ही ऊष्म संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शा, 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 हा कौन से व्यंजन है? तो दोस्तों जस्ट अभी हमने पढ़ा है ऊष्म संघर्षी व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन से हैं दोस्तों? तो इसके ऊपर हम लोग दोस्तों पढ़ चुके हैं। तो अघोष वर्ण कौन से हैं? शा। निम्न ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे शा, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, शा और शा इत्यादि हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका, गा। अल्प प्राण दोस्तों किसे कहते हैं? इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वारा वायु का निर्गमन कम होता है तथा स्फोट में अल्प ही होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा या, रा, ला, वा अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन महाप्राण दोस्तों दूसरा है महाप्राण। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अपेक्षाकृत अधिक वायु निर्गमित होती है तथा स्फोट भी अधिक स्पष्ट होता है, जिससे हकार की ध्वनि सुनाई देती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा शा, 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 हा महाप्राण व्यंजन कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है दोस्तों? तो इसका दोस्तों सही ऑप्शन सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। दिए गए वर्णों में से चा व्यंजन अल्प प्राण है और शेष व्यंजन खा, था, फा महाप्राण है। ध्यातव्य है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा व्यंजन अल्प प्राण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चा, जा, या। अगला क्वेश्चन है कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है दोस्तों? तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ता। उक्त विकल्पों में से ता ध्वनि अल्प प्राण है और शेष वर्ण महाप्राण है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, का और गा। का, गा दोस्तों अल्प प्राण वर्ण है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग खा, छा और ठा है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा दोस्तों।
जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे व चौथे व्यंजन से दोस्तों संबंधित है। इस बात को दोस्तों अच्छे से समझिएगा। जो प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा व्यंजन है उसे महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने जैसे पढ़ा है तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका घा। घा महाप्राण व्यंजन है और शेष वर्ण अल्प प्राण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा भा महाप्राण व्यंजन है। अघोष वर्ण कौन सा है दोस्तों। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाद की दृष्टि से जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, स्वर तंत्रियां खुली रहती हैं और वायु बिना अवरोध के बाहर आ जाती है, वे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा शा 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 अघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा का अघोष वर्ण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा चा वर्ण अघोष है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है। तो दोस्तों इसमें पा अघोष वर्ण है और अन्य सभी सघोष वर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। दा जो है वो घोष वर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां संझंकृत होती हैं तथा उनसे नाद उत्पन्न होता है, वे सघोष घोष वर्ण कहलाते हैं। और इनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां समीप आ जाती हैं, जिससे वायु प्रवाह के लिए मार्ग अवरुद्ध होने के कारण स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा या रा ला व हा सघोष व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन वर्ण घोष नहीं है, मतलब सघोष या घोष नहीं है पूछा गया। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ता, क्योंकि यह ता वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का पहला दूसरा वर्ण अघोष वर्ण कहलाता है। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जा दोस्तों। जा घोष या सघोष वर्ण है और शेष वर्ण अघोष है। अगला क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों बा सघोष वर्ण है और बाकी जो शेष बचते हैं वो कौन से हैं, अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काकल्य वर्ण कौन सा है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हा। उपयुक्त विकल्पों में से हा काकल्य ध्वनि है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है, उसे काकल्य व्यंजन ध्वनि कहते हैं। या अंतास्तु व्यंजन सा उसमें व्यंजन है और रा टा वर्ग का पंचम अक्षर है। अगला क्वेश्चन है, रा का विवरण है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा वत्स लुंठित सघोष अल्पप्राण व्यंजन। दोस्तों वत्स ध्वनि कौन से हैं, धातु एवं मशूनों के मिलने का स्थान अर्थात दंत मूल को वत्स कहते हैं तथा इस स्थान विशेष से उच्चरित ध्वनि वत्स ध्वनि कहलाती है। और हिंदी वर्णमाला में ना रा ला शा वर्ण वत्स ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है लुंठित ध्वनि। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग मुड़कर वक्ष को शीघ्रता से स्पर्श करता है, उन्हें लुंठित ध्वनि कहते हैं। और जिह्वा के प्रकंपन के कारण ही इसको लुंठित कहा जाता है। और सघोष कौन से हैं दोस्तों, जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण तथा यारा लावा हा। और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा ला। जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग वक्ष का स्पर्श करती है और श्वास जिह्वा के दोनों पार्श्वों से निकलती है, उन्हें पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला की ला ध्वनि पार्श्विक ध्वनि व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा या और वा अर्धस्वर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा इसका खा। बाकी दोस्तों हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मातृभूमि में रा व्यंजन दोस्तों नहीं है। मातृभूमि में दोस्तों जो हम लोग जो रा का उच्चारण करते हैं वो री से ऋषि वाला होता है, ना कि रा वाला होता है, इसलिए मातृभूमि में नहीं है दोस्तों रा।
अगला क्वेश्चन है अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसे के रूप में लिखा जाता है, तो ये दोस्तों सही नहीं है। और दोस्तों ये आरओ के एग्जाम में पूछा गया 2014 का क्वेश्चन है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जिसके अनुस्वार जो अंक है वो एक व्यंजन ध्वनि है। इसके उच्चारण में नाक से अधिक श्वास निकलती है और मुख से कम, जैसे अंश, पंच, अंग आदि, और इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे लिपि कहते हैं। और अगला क्वेश्चन, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाता है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व या युग्म हो जाए तब वे युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। युग्मक ध्वनियाँ प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ जब परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाएं तो उन्हें संयुक्त ध्वनियाँ कहा जाता है, जैसे प्राण, घ्राण, क्लांत इत्यादि। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, जिन शब्दों के अंत में आ मतलब छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत शब्द कहते हैं दोस्तों। और अकारांत क्या है दोस्तों? जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है दोस्तों। और अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है जो तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होती है। अंग तथा आह अयोगवाह ध्वनियाँ हैं और 11 लावा अंतास्व व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा का। शा का क्रम का वर्ण के बाद में आता है। का प्लस शा वर्णों के योग से मिलकर बनता है ये व्यंजन। और हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन शब्द आएगा दोस्तों? तो बी ऑप्शन से हो जाएगा इसका बी, ऋक्ष। और दोस्तों शब्दकोश के अनुसार ऋक्ष, ऋग्वेद, ऋण, रेणु, क्योंकि छा वर्ण का क्रम का वर्ण के बाद है तो इसलिए ऋक्ष, ऋग्वेद, ऋण और रेणु। अगला क्वेश्चन है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो शब्दकोश में दोस्तों ए ऑप्शन सही है इसका, आँख। और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए जो आँख, आँच, आकर, आग, तो इसमें आँख वर्ड सबसे पहले आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दीर्घ का वर्ण विच्छेद दोस्तों। तो ए ऑप्शन दोस्तों इसका सही हो जाएगा, दा प्लस री प्लस गा प्लस आ। अगला क्वेश्चन है उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कच्छा शब्द का शुद्ध उच्चारण है। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। का और शा इन 3 व्यंजन से मिलके कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण दोस्तों बनता है और शेष विकल्पों के साथ उच्चारण की दृष्टि से ये अशुद्ध है दोस्तों यहीं से हमारा ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दोस्तों अगला चैप्टर पूरा ख़त्म करेंगे। और अगर चैप्टर में दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे दोस्तों। बाकी जो भी लोग पुलिस की, यूपीएसआई की, सीटेट की, टेट की, आरओ एआरओ की जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इन क्लासेस को दोस्तों ज़रूर देखें, उनके लिए ये क्लासेस बहुत यूज़फुल हैं दोस्तों। चलिए आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट।